हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर तत्वों का निष्कर्षण के बारे में बातचीत करेंगे। देखो बाबू, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए हुए हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ है कि तत्वों का निष्कर्षण कैसे होता है, तत्वों का निष्कर्षण कैसे होता है, इसके बारे में बात किया था। आपको बताए थे कि तत्वों का निष्कर्षण कई पदों में संपन्न होता है। तत्वों का निष्कर्षण कई पदों में संपन्न होता है। पहला पद है अयस्कों का, कूटना एवं पीसना। अयस्कों का कूटना एवं पीसना। दूसरा पद है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण। तीसरा पद है धातु का निष्कर्षण। और फिर इसके बाद चौथा पद है धातु का शुद्धिकरण या शोधन। धातु का शुद्धिकरण या धातु का शोधन, यानी कि आपको तत्वों का निष्कर्षण कितने पदों में संपन्न होता है? तो 4 पदों में। पहला पद है अयस्कों का कूटना एवं पीसना, अयस्कों का सांद्रण। हमने अयस्कों का कूटना पीसना पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आप उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप इससे आप देख लें। अयस्कों का सांद्रण, जो अयस्क में जो अशुद्धियां है, इस अशुद्धियां को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण। इसको भी हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं बाबू। अब आई बात है धातु का निष्कर्षण। जो ये धातु का जो निष्कर्षण है, धातु का जो निष्कर्षण है, जो धातु का निष्कर्षण है, यह 2 पदों में होता है। धातु का निष्कर्षण 2 पदों में पूर्ण होता है। पहला पद है सांद्रित अयस्क का, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। और दूसरा है धातु ऑक्साइड का, धातु में परिवर्तन। यानी कि अयस्क से धातु बनाने में डायरेक्ट नहीं धातु बनता है। अयस्क से धातु बनाने में 2 पदों में पूर्ण होता है। पहला पद में हम सांद्रित अयस्क से पहले धातु ऑक्साइड बनाएंगे, और जब धातु ऑक्साइड बना लेंगे तो उस धातु ऑक्साइड का हम धातु में परिवर्तन करेंगे। सांद्रित अयस्क का धातु में कैसे परिवर्तन करेंगे, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे
धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। तो बात करते हैं आज हम लोग का आज शुरू करते हैं बात बाबू धातु ऑक्साइड का। धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन कैसे करेंगे? तो देखो बाबू, ये है धातु ऑक्साइड। अब इसमें केवल धातु अगर करना है तो इस ऑक्सीजन को निकालना होगा, और ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया को हम अवकरण बोलते हैं। यानी कि धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन करने के लिए हमको धातु ऑक्साइड का अवकरण करना होगा। धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन के लिए धातु ऑक्साइड का अवकरण करना होगा। अब ये अवकरण करेंगे तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। यानी कि धातु ऑक्साइड से अगर हमको धातु निकालना है तो इस ऑक्साइड को क्या करना होगा? हटाना होगा। ऑक्सीजन हटाना होगा तो छूछे धातु मिल जाएगा, और धातु हमारा नहीं, यही तो करना है। ऑक्सीजन का हटाने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर धातु ऑक्साइड है तो ये अवकरण अपने आप नहीं हो जाता है, इसके लिए हमें अवकारक लेते हैं। जब ये अवकारक लेंगे तो धातु ऑक्साइड धातु में परिवर्तित हो जाएगा, और ये अवकारक जो है इस ऑक्सीजन को ले लेता है, और ऑक्सीजन को लेकर के धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित कर देगा। सर अवकारक के लिए क्या करेंगे? तो आप इसके लिए अवकारक के रूप में या तो कोई धातु लेते हैं, या कार्बन लेते हैं कोक, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी लेते हैं। यानी कि धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन के लिए आप या तो धातु लेंगे, या तो कार्बन लेंगे, या तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे। जब हम जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर ZNO है, अगर हम इस पे कॉक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो जिंक प्लस कार्बन प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि इसका धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन हो गया। धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन हो गया। धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? कार्बन लेना पड़ा। ठीक उसी तरह से हमारे पास Al2O3 है। Cr2O3, इसमें हम अल्युमिनियम ले लेंगे। अल्युमिनियम क्या करता है कि इस Al2O3 बना देता है, प्लस 2Cr। इसका मतलब इस जिंक ऑक्साइड को अवकरण कराने के लिए कार्बन का प्रयोग करना होगा, और इस क्रोमियम के ऑक्साइड को अवकरण कराने के लिए एल्युमिनियम लेना होगा। तब जाकर के हमारा Al2O3 होगा और 2Cr होगा। इसका मतलब कि इसका ऑक्सीजन हटाने के लिए या तो आप कोई धातु भी ले सकते हो, या तो कार्बन भी ले सकते हैं, या कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिया जा सकता है। अब बात यहां पे खत्म नहीं हुआ। बात यहां पे ये हुआ, सर आप तो बोले कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक तरह का अवकारक है। बोले हाँ सर, ये अभिक्रिया को, ये भी जब अवकारक है तो ये अभिक्रिया, चाहे जिंक भी एक अवकारक है, तो ये अभिक्रिया पीछे की ओर क्यों नहीं जाता है?
उसी तरह से CR भी अवकारक है, यह अभिक्रिया पीछे क्यों नहीं जाता है? तो बाबू, कोई अभिक्रिया संभव होगा कि नहीं होगा, इसकी जानकारी के लिए हमें हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की आवश्यकता होती है। कोई अभिक्रिया संभव होगा या नहीं होगा, इसीलिए हमको हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की आवश्यकता होती है। ये हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या होता है? डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G क्या होता है? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है बाबू? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। डेल्टा G क्या है? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। क्या है जल्दी बाबू? डेल्टा G मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन है। T ताप है और डेल्टा S एंट्रोपी परिवर्तन। डेल्टा S क्या है? एंट्रोपी परिवर्तन। यानी डेल्टा G जो है वो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, H एंथैल्पी परिवर्तन है, T ताप है और डेल्टा S एंट्रोपी परिवर्तन है। अब यहाँ पे एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है? मान लें कि जब हमारा ये फुटबॉल का ये ग्राउंड है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, जब आप देखते हो कि फुटबॉल का जब ग्राउंड में प्लेयर जब रहता है तो ये गोलकीपर है, तो फुटबॉल के ग्राउंड में क्या होता है कि गोली यहाँ पर होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड है, जो भी हो यहाँ पे सब जगह प्लेयर अपने प्लेयर रहते हैं और ये बाबू दूसरे टीम के प्लेयर यहाँ पे होंगे। तो ये दोनों अपना अपना निश्चित ऑर्डर में सजे होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ का एंट्रोपी मिनिमम होगा। लेकिन जैसे ही रेफरी का व्हिसिल बजता है, ये सब इंटरमिक्स कर जाते हैं, ये सब इंटरमिक्स कर जाते हैं और इंटरमिक्स होने से इंटरमिक्स हो जाते हैं और जितना ही ज़्यादा इंटरमिक्सिंग होगा, जितना ज़्यादा इंटरमिक्सिंग होगा उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी होगा। यानी कि जितना ज़्यादा मिक्सिंग होगा, यानी जितना ज़्यादा अनियमितता होगा उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी होता है। यानी अनियमितता बढ़ने पर एंट्रोपी में वृद्धि होगा, अनियमितता घटने पर एंट्रोपी में कमी होता है। ताप एंथैल्पी, जो ऊर्जा निकलता है या अवशोषित होता है उसको एंथैल्पी परिवर्तन बोलते हैं। बाबू, अगर कोई अभिक्रिया तभी संभव होगा जब डेल्टा G का वैल्यू ऋणात्मक होगा। डेल्टा G का वैल्यू ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया संभव होगा। अगर डेल्टा G का वैल्यू धनात्मक होगा तो असंभव होगा। अगर डेल्टा G का वैल्यू 0 होता है तो साम्यावस्था में होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में इधर से जब इधर जाते हैं तो डेल्टा G का वैल्यू ऋणात्मक होता है। डेल्टा G का वैल्यू ऋणात्मक होता है, इसीलिए कार्बन इसको अवकृत कर देता है। लेकिन इसके विपरीत अभिक्रिया में डेल्टा G का वैल्यू धनात्मक हो जाता है, इसीलिए जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड को अवकृत नहीं कर पाता है। यानी कि जिस अभिक्रिया का डेल्टा G का वैल्यू ऋणात्मक होगा उसका उल्टा अभिक्रिया का मान धनात्मक हो जाता है, इसीलिए ऐसी अभिक्रिया संभव नहीं है।
अब सर सवाल पैदा हो गया कि कौन अभिक्रिया संभव होगा कौन नहीं संभव होगा। उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू देखना होगा। डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। बहुत ध्यान रहे बाबू, इस चीज़ को सीख लेना है कि कोई भी अभिक्रिया तभी संभव होगा जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा जी का वैल्यू ऋणात्मक होगा। डेल्टा जी का वैल्यू ऋणात्मक होगा तो ही अभिक्रिया संभव होगा, अर्थात अगर नहीं होगा डेल्टा जी का वैल्यू तो संभव नहीं होगा। दूसरा चीज यहां पर सर यहां पे कार्बन लेना है हमने, हाँ कार्बन लें, यहां पे धातु लेंगे हमने, हाँ सर कब हम कार्बन लेंगे और कब हम धातु लेंगे? कब हम कार्बन लेंगे और कब हम धातु लेंगे? यानी अवकारक का चुनाव कब कैसे करेंगे सर? तो अवकारक के चुनाव के लिए हमारे पास एक डायग्राम है जिसे हम लोग एलिंघम आरेख कहते हैं। यानी कि एलिंघम आरेख क्या है? एलिंघम आरेख आपको अवकारक की चुनाव में सहायता प्रदान करता है। इस एलिंघम आरेख के सहारे आप किसी भी अवकरण में अवकारक कौन सा लेंगे उसका चुनाव आप आसानी से कर सकते हो। सर एलिंघम आरेख है क्या? हम बोले एक आरेख है, ग्राफ है। किसके बीच में? तो डेल्टा जी के और ताप के बीच का ग्राफ है। एलिंघम आरेख किसके बीच का ग्राफ है? तो डेल्टा जी और ताप के बीच का ग्राफ है। वो भी किसके लिए? तो एक मोल ऑक्सीजन से ऑक्साइड का निर्माण के लिए। ये एलिंघम आरेख क्या है? हम बोले कि एलिंघम आरेख एक तरह का ग्राफ है। किसके बीच का ग्राफ है? तो डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और टेम्परेचर के बीच का, ताप के बीच का ग्राफ है। किसके लिए? तो एक मोल ऑक्सीजन से ऑक्साइड के निर्माण के लिए। यानी कि इससे हम ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे बताओ? ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये एक मोल होना चाहिए। तो सर डेल्टा जी का गणना कैसे करते हैं? हम बोले डेल्टा जी का गणना हमेशा हेल्महोल्ट्ज समीकरण से किया जाएगा। अब इस डेल्टा जी ऑक्साइड के निर्माण के लिए हमको डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ है, लेकिन उस ग्राफ के लिए डेल्टा जी कहां से लाएंगे? तो हेल्महोल्ट्ज समीकरण से। जैसे आप इसको देखें, Fe प्लस O2 Fe2O3 इस ऑक्साइड का आयरन का ऑक्साइड है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो है ऑक्सीजन हमेशा एक मोल रहना चाहिए। तो सर एक मोल कैसे होगा? यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। सर 2/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 2 दूनी 4/3, 4/3 हो गया गुणे 3 ऑक्सीजन में, 3 से 3 कट गया 4, 2/3 गुणे 3, 3 से 2 ऑक्सीजन। तो यहां पे बात करें कि आयरन तो सर 4/3 हो गया, बोलिए यस। ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। आप देखेंगे अगर अल्युमिनियम की बात करें, Al प्लस O2, Al2O3 सॉलिड, SG। यहां पे क्या होगा
कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक ही मोल रहना चाहिए। जो डेल्टा जी का जो फॉर्मेशन कराएंगे बाबू, वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से तो कराएंगे ही, लेकिन उसमें आपको डेल्टा जी का जो ऑक्साइड का जो निर्माण कराएंगे, उस ऑक्साइड के निर्माण में हमेशा ऑक्सीजन हमेशा 1 मोल चाहिए। हमेशा कितना मोल चाहिए? 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ऑलवेज 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल से ज़्यादा ऑक्सीजन या 1 मोल से कम ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो आप बताओ क्या किया जाए? सर यहाँ पे 2/3 किया जाए। हम बोले यस। क्या है? 2/3 गुने 3, 3 से 3 कट जाए 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या करना है? तो अल्युमिनियम तो 4/3 हो गया। अगर उसी तरह से सीआर की बात करें, CrS 4/3 प्लस O2 G 2/3 Cr2O3 S। फिर बात करें हम लोग, अगर बात करें Ag का, Ag सॉलिड है, O2 दे देते तो बन जाता है Ag2O सॉलिड। तो क्या किया जाए सर? हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर Ag2O तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 4 Ag देना पड़ेगा। अगर सर Hg लेते हैं तो ये लिक्विड है, ये गैस, ये क्या होगा? HgO सॉलिड। 2 कर देंगे, यहाँ पे 2। अगर हम C सॉलिड प्लस O2 तो क्या होगा? ट्वाइस CO जी। देखिए ये डिफरेंट ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, ये डिफरेंट ऑक्साइड का फॉर्मेशन है इसमें, लेकिन ऑक्सीजन कितना मोल लिया गया है? 1 मोल। इसी के लिए डेल्टा जी और T के बीच में ग्राफ खींचते हैं। इनके लिए डेल्टा जी का वैल्यू इस समीकरण से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे इन सभी रिएक्शनों में डेल्टा H में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, एंट्रोपी में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर कैसे? देखिए यहाँ पे ये गैस है, अभी बताओ अनियमितता कहाँ ज़्यादा होगा? सॉलिड तो एकदम निविड़ संकुलित होता है बाबू, वो तो नियमित, उसका जो घटक कण है एकदम नियमित व्यवस्थित होता है। सर लिक्विड में थोड़ा सा अनियमित होता है, लेकिन गैस में वो पूरी तरह से अनियमित होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे पूरे अनियमित था, यानी कि इसका एंट्रोपी बहुत ज्यादा था। इनिशियल एंट्रोपी बहुत ज्यादा था, लेकिन ये बन गया ठोस, और ठोस होने से इसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बताइए ये कम है और ये अधिक है, तो कम में से अधिक को घटाएंगे तो डेल्टा एस ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा? यानी इन सभी अभिक्रियाओं में डेल्टा एस ऋणात्मक हो जाएगा। चूंकि ये ताप का फलन है, ताप का क्या है? फलन है, अतः ताप जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा ऋणात्मक हो जाएगा, और ये ऋणात्मक क्या हो जाएगा? धनात्मक। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर डेल्टा जी में वृद्धि हो जाएगा। डेल्टा जी में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। डेल्टा जी में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। और डेल्टा जी में वृद्धि हो जाने से इन एलिंगम आरेख में इन लोग का ग्राफ ऊपर की ओर चला जाता है। इन लोग ग्राफ कहाँ चला जाता है? ऊपर की ओर चला जाता है। आप इसे ग्राफ की सहायता से समझें, आप इसे ग्राफ की सहायता से देखेंगे। देखिए बाबू, आपको हमने क्या बोला था
कि यहां पर जैसे Fe प्लस 4/3 प्लस O2 2/3 इन Fe2O3। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। आप समझेंगे कि ये गैस है और ये सॉलिड है, तो गैस है तो ये सॉलिड है, तो पहले इंट्रोपी अधिक था, अब इंट्रोपी क्या हो गया, कम हो गया, यानी इंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक हो गया। अधिक से कम यानी कि परिवर्तन फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, ऋणात्मक हो गया। चूंकि डेल्टा जी जो है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S है, तो ये ऋणात्मक है और ये ताप का फलन है, तो अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक धनात्मक हो जाने से जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा जी का वैल्यू बढ़ेगा। इसीलिए देखते हैं इलिंगम आरेख हमेशा अपवार्ड की ओर होता है। इलिंगम आरेख हमेशा किधर की ओर गया, अपवार्ड की ओर। इलिंगम आरेख हमेशा किधर की ओर जाएगा, अपवार्ड की ओर। तो इलिंगम आरेख का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो ऑक्साइड के फॉर्मेशन का, ऑक्साइड के जो भी फॉर्मेशन है उसका इलिंगम आरेख वो सीधे अपवार्ड की ओर जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कहीं कहीं पे सडनली चेंज कर जा रहा है। ये इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करता है, जहां पे इंट्रोपी लगातार चेंज कर जाता है, एकाएक सडनली चेंज कर जाता है। तीसरा बिंदु कि देखिए यहां पे क्या होता है कि यहां पर बाबू, यहां पर ये समझ लीजिए कि इस ऑक्साइड और ये ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है जिसका डेल्टा जी का वैल्यू 0 से ज्यादा है, यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो हमने क्या अभी 2 मिनट पहले बोला था कि 4Hg प्लस O2 डेल्टा ट्वाइस Ag2O। और अभी हमने दो मिनट पहले हमने बोला था कि जब डेल्टा जी का वैल्यू धनात्मक होगा तो वो अभिक्रिया संभव, वो प्रक्रिया संभव नहीं होगा। यानी कि Ag प्लस O2 डेल्टा Ag2O ये अभिक्रिया संभव नहीं होगा, क्योंकि इसका डेल्टा जी का वैल्यू धनात्मक है, 0 से ज्यादा है, इसलिए धनात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर इसका उल्टा अभिक्रिया ऋणात्मक होगा। हम बोले हाँ, इसका उल्टा अभिक्रिया क्या होगा, ऋणात्मक होगा। 4Ag प्लस O2, सर इसका उल्टा अभिक्रिया ऋणात्मक होगा। इसका मतलब कि सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में बदलने के लिए किसी अवकारक की आवश्यकता नहीं है, सिंपली इसे हीट कर देंगे तो ये अभिक्रिया स्वतः अपने आप हो जाता है। यानी किसको अवकारक, कैसे को अवकारक को अवकरण के लिए स्वतः अवकारक की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, जिसका 0 से ज्यादा होगा, जिसका भी 0 से ज्यादा होगा उसे अवकारक की आवश्यकता नहीं होगा। तो सर किसका अवकारक की आवश्यकता नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे ट्वाइस Hg प्लस O2 ट्वाइस HgO, ये बाबू इसका भी डेल्टा जी का वैल्यू धनात्मक है। मतलब ये वाला धनात्मक है, इसका मतलब कि सर इसका जो उल्टा होगा वो वाला ऋणात्मक होगा। यानी कि ट्वाइस HgO, यहाँ पे Hg2O बना दिया, कोई टेंशन नहीं है। ट्वाइस HgO Hg प्लस O2 हो रहा है। तो
इसको ये वाला अभिक्रिया का डेल्टा जी ऋणात्मक होगा। जिस अभिक्रिया धनात्मक होगा उसका उल्टा अभिक्रिया ऋणात्मक होगा, और जिसका डेल्टा जी का वैल्यू ऋणात्मक होता है वो स्वतः संभव होता है। वो क्या होता है? स्वतः संभव होता है। इसका मतलब HGO को HG में बदलने के लिए किसी अवकारक की आवश्यकता नहीं होगा। ये स्वतः अपने आप सिर्फ गर्म कर दोगे तो इसका अवकरण हो जाता है, Hg+O2 में टूट जाता है। यानी आपको याद रखना पड़ेगा, दो ऐसा ऑक्साइड है जिसका अवकरण के लिए किसी अवकारक की आवश्यकता नहीं है। तो किसके किसके लिए? जिसका डेल्टा जी का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है, उसे अवकरण के लिए जिसका अवकरण के लिए किसी अवकारक का जरूरत नहीं होता। सर, एक ग्राफ ऐसा भी है जिसका नीचे की ओर उसका स्लोप आता है, उसका वक्र नीचे की ओर है। तो इसे समझा जाए। देखिए, ये जो वक्र है 2C सॉलिड प्लस O2 G, और ये 2CO G है। पहले यहाँ पे 1 मोल था, अब यहाँ पे 2 मोल हो गया। पहले 1 मोल था, अब यहाँ पे 2 मोल हो गया। अब 2 मोल होने का मतलब कि इसका इंट्रोपी में वृद्धि हो रहा है। तो चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा S क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चूंकि हमारा इसका डेल्टा G का गणना हम लोग करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से। चूंकि डेल्टा S पॉजिटिव है तो और चूंकि ये ताप का फलन है तो इसीलिए जितना ताप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, वो निगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे डेल्टा जी उतना ही निगेटिव होगा। इसका मतलब कि निगेटिव होने का मतलब कि ये नीचे की ओर आएगा। पहले था 200 निगेटिव, और ताप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं 400, 600, 800 निगेटिव होता जा रहा है। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि अभिकारक भी 1 मोल गैस था, उत्पाद 2 मोल गैस हो गया, और 2 मोल गैस होने का मतलब कि इंट्रोपी में वृद्धि हो गया। इंट्रोपी में वृद्धि होने से इंट्रोपी में परिवर्तन धनात्मक हो गया, और चूंकि ये धनात्मक है तो ये डेल्टा S धनात्मक हो गया। तो T डेल्टा S धनात्मक हो गया, तो ये डेल्टा S और ये ताप के चलते डेल्टा ये धनात्मक हो गया। तो ये ताप जितना बढ़ेगा उतना ही धनात्मक होगा, और ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, इसका मतलब डेल्टा जी, चूंकि इसमें कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए डेल्टा जी जितना ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे डेल्टा जी उतना ही ज़्यादा ऋणात्मक होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर बात करें कि जिस ग्राफ का, ऐसे बोले, जिस ऑक्साइड का डेल्टा जी का मान जितना ही कम होगा वो अधिक अस्थायी होगा। डेल्टा जी का मान जितना ही कम होगा उतना ही क्या होगा? अस्थायी होगा। इसका मतलब कि एलिंघम आरेख में जिसका ग्राफ नीचे की ओर होगा वो ज्यादा अस्थायी होगा। जिसका ग्राफ नीचे की ओर होगा वो ज्यादा अस्थायी होगा। और दुनिया में हर आदमी चाहता है क्या? कि हम ज्यादा अस्थायी रहें। दुनिया में हर आदमी चाहता है कि हम अधिक से अधिक अस्थायी रहें। तो बताइए बाबू आप लोग कि जो जितना ही कम होगा उतना ही अधिक अस्थायी होगा। इसका मतलब कि अगर बाय द वे ये दोनों की बात किया जाए, ये इसकी कार्बन की बात किया जाए,
कार्बन की बात और जेडेनो की बात किया जाए तो देखिए ये नीचे की ओर हो गया, तो ये ज़्यादा स्थायी होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। अब यहाँ पे दो संभावना है, अगर जेडेनो भी है और CO भी बनने का चांस है तो ये अधिक अस्थायी है। तो अधिक, दुनिया का हर आदमी अधिक अस्थायी बनना चाहता है। इसका मतलब कि C क्या करेगा, C इस ऑक्सीजन को लेकर के CO बना देगा और खुद इसको Zn के रूप में बाहर निकाल देगा, यानी आसानी से अवकरण करा देगा। तो एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एलिंघम आरेख में जो जिसका ऑक्साइड नीचे होगा, देखिए ध्यान से सुनिए, एलिंघम आरेख में जिसका ऑक्साइड नीचे होगा, फिर से सुनिए, एलिंघम आरेख में जिसका ऑक्साइड का निर्माण का वक्र नीचे होगा, एलिंघम आरेख में जिसके ऑक्साइड के निर्माण का वक्र नीचे होगा, उसका धातु ऊपर वाले ऑक्साइड को अवकृत कर सकता है। यानी नीचे वाले का ऑक्साइड जो है उसका धातु ऊपर वाले को आसानी से अवकृत करा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, अल्युमिनियम का और Mg की बात करें, ये अल्युमिनियम और Mg का जो वक्र है ये 1665 केल्विन पर एक दूसरे को काटता है। यानी अल्युमिनियम का और Mg का वक्र जो है एक दूसरे को 1665 केल्विन पर काटता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा हो गया NCERT बुक में, क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें अल्युमिनियम MgO को अवकृत कर सकता है या Al2O3 को मैग्नीशियम अवकृत कर सकता है? ऐसा कोई परिस्थिति है जिसमें मैग्नीशियम Al2O3 को अवकृत कर सकता है या MgO को अवकृत कर सकता है और Mg Al2O3 को अवकृत कर सकता है। तो बेटा इसमें ध्यान नहीं रहना, जिस कंडीशन में जो नीचे रहेगा, जिसका वक्र नीचे रहेगा ऊपर वाला को अवकृत करेगा, बस और कुछ नहीं। जो नीचे होगा वो ऊपर वाला को अवकृत करेगा। अब हम इस वक्र को देखें, इस ग्राफ को देखें, ये देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये 1665 केल्विन पे एक दूसरे को काट रहा है, ये 1665 केल्विन पे काट रहा है। यहाँ पे ध्यान दें आप कि देखिए इसमें 1665 केल्विन से नीचे MgO का क्या है, MgO का जो वक्र है वो नीचे है, किससे, Al2O3 से। इसका मतलब ये हुआ कि 1665 केल्विन से नीचे मैग्नीशियम Al2O3 को अवकृत कर सकता है। मैग्नीशियम किसको अवकृत कर सकता है जल्दी बताओ? Al2O3 को अवकृत कर सकता है। कब? 1665 केल्विन से नीचे, 1665 केल्विन के नीचे। केल्विन के नीचे ये क्या कर सकता है, अवकृत कर सकता है। किसको अवकृत कर सकता है? Al2O3 को। Al2O3 को Mg अवकृत कर सकता है और बना सकता है MgO प्लस Al। इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, 3O, ठीक है, प्लस 2Al। लेकिन अब हम देखते हैं 1665 केल्विन से ऊपर, जब हम 1665 केल्विन से ऊपर देखते हैं तो देखिए MgO का ग्राफ ऊपर हो गया
और Al2O3 का ग्राफ नीचे हो गया। इसका मतलब कि 1665 केल्विन से नीचे ऊपर, 1665 केल्विन से ऊपर, केल्विन से ऊपर एल्युमिनियम का ग्राफ नीचे हो गया। और आपको हम अभी बताएं, जिसका ग्राफ नीचे होगा ऊपर वाला को अवकृत कर देगा। तो ऊपर वाला को अवकृत कर दे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, Al2O3 हो जाएगा, A प्लस Mg बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि किस स्थिति में अल्युमिनियम, किस स्थिति में अल्युमिनियम MgO को अवकृत कर देगा, तो 1665 केल्विन से ऊपर, और किस स्थिति में Mg Al2O3 को अवकृत करेगा, तो 1665 केल्विन से नीचे। आपको बस यही याद रखना है कि एलिंघम आरेख में जो वक्र नीचे होगा, जो वक्र नीचे होगा ऊपर वाले को अवकृत कर सकता है, बस यही दिमाग में। अब देखिएगा क्या कि किस ताप पर नीचे है और किस ताप पर ऊपर है। तो देखिए 1665 केल्विन से 1665 केल्विन में MgO नीचे है तो Mg अवकृत करेगा Al2O3 को। अब 1665 केल्विन से ऊपर अल्युमिनियम नीचे है तो अल्युमिनियम ने अवकृत करेगा MgO को। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार रिपीट करके देखें, बार बार सुनें, जिससे कि आपको इसको अच्छे से समझ आए। आप इस चैनल को जरूर देखें, सबको देखने का कोशिश करवाएं। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आयरन का निष्कर्षण के बारे में। धन्यवाद।